नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा को क्या पता नहीं था कि वो जो आग लगाने जा रहे हैं उसके बाद उनको भारतीय जनता पार्टी से निलंबित कर दिया जाएगा। ये बात बच्चा भी जानता है, बच्चा बच्चा भी जानता है। नुपुर शर्मा के बाद में, उसके बयान के बाद में दुनिया भर में जो रिएक्शन हुए, उससे बीजेपी और पूरी केंद्र सरकार बैकफुट पर आई और नुपुर शर्मा को निकालना पड़ गया। और पहली बार मजाक उड़ी की सरकार भी बैकफुट पे आई, क्योंकि खाड़ी देशों और पूरी दुनिया में उस बयान का विरोध हुआ था। आप किसी के मजहब को क्यों आप आपत्ति करेंगे? तो जब टी राजा को पता था कि यह हाल होगा तो उन्होंने ये बयान क्यों दिया, दोबारा गिरफ्तार कर दिए गए। दरअसल इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है जो तेलंगाना में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, अमित शाह के सबसे करीबी आदमी सुनील बंसल को तेलंगाना का इंचार्ज बनाया गया है, क्योंकि वहां पे कुछ बड़ा खेला करना है। दरअसल तेलंगाना को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी गंभीर नजर आ रही है। मोदी शाह की जोड़ी अक्सर तेलंगाना का दौरा करती रहती है। कभी कभी तो दौरे ज्यादा हो जाते हैं, कभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बहाने, तो कभी तेलुगु आइकॉन की प्रतिमा स्थापित करने के बहाने। लेकिन वास्तविकता यह है कि अब तक बीजेपी संगठनात्मक स्तर पर हैदराबाद और सिकंदराबाद से आगे अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाई है। शायद इसी को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश में संगठन के स्तर पर अपना लोहा मनवा चुके सुनील बंसल को तेलंगाना भेजा गया। यही रणनीति है। त्रिपुरा में काम करने वाले सुनील देवधर को भी तेलंगाना में झोंक दिया गया है। सांसद जी किशन रेड्डी को भी मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। प्रभावशाली कापू समुदाय से आने वाले के लक्ष्मण को पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड में नितिन गडकरी को ड्रॉप करके जगह दी गई है। इन सबसे जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना को कितना महत्व दे रही है। एक तरह से तेलंगाना में हिंदुत्व के नैरेटिव को धार देने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी ओर सोशल इंजीनियरिंग, रेड्डी, कापू, ये जैसी जो प्रभावशाली जातियां हैं तेलंगाना, उनको जोड़ने की कोशिश पर काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़े सवाल कुछ हैं। वो सवाल है कि क्या भाजपा तेलंगाना को लेकर इतना जोर लगा रही है, तो क्यों लगा रही है? दूसरा, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री केसीआर से तेलंगाना छीनना इतना आसान है? और तीसरा, क्या भाजपा राज्य में इतनी ताकतवर हो गई है कि वह सत्ता पाने के सपने देख सके तेलंगाना में? इन तीनों सवालों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व की एक बात के लिए तारीफ करनी होगी कि वो खतरे को समय रहते भांप लेती है। याद कीजिए 2019 का चुनाव, जब यूपी में बुआ बउआ यानी अखिलेश और मायावती का गठबंधन हुआ, तब टीवी डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता भी स्वीकार करने लगे कि यूपी में एक बार फिर 80 में से 73 सीटें जीतना लगभग असंभव है। लिहाजा पार्टी ने तुरंत बंगाल और उड़ीसा में जोर लगा दिया और यूपी में जो नुकसान हुआ, हालांकि बहुत कम नुकसान हुआ, लेकिन उसकी भरपाई बंगाल और उड़ीसा से कर ली। लेकिन इस बार भाजपा को स्पष्ट दिख रहा है कि बंगाल में दीदी खाता भी खुलने देंगी, इसमें संशय है। नवीन बाबू तो चुपचाप सतर्क हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि लोकल बॉडी में बीजेपी का हालिया इलेक्शन में बहुत पीछे, यानी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। बिहार में नीतीश ने जब से पलटी मारी और विपक्ष में आ गए हैं, तब से 2024 पर क्या असर होगा, इससे हम पत्रकारों से ज्यादा अमित शाह जानते हैं। उन्होंने एक बार कहा भी था कि बिहार में 3 ताकतें हैं और जिधर भी 2 ताकत इकट्ठे हो जाती हैं उधर एक तरफा रिजल्ट होता है, और दोनों ताकतें इस समय भाजपा के खिलाफ लामबंद हैं। महाराष्ट्र में सत्ता जाने के बाद महाविकास अघाड़ी चट्टान की तरह एकजुट है। राजस्थान के गहलोत को दिल्ली में पार्टी बॉस बनाने की चर्चाओं से उनके राज में भावनात्मक असर, कौन नहीं चाहेगा भाई उसके जिले का आदमी मुख्यमंत्री और राज का आदमी प्रधानमंत्री तक बन जाए। होना तय है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा राजस्थान में, और वसुंधरा राजे वहां पे मुंह फुला के बैठी है। बीजेपी के लिए चिंता की बात है। कर्नाटका की बाजी अभी से बीजेपी के हाथ से निकलती दिख रही है, क्योंकि वहां पे पार्टी में काफी गुटबंदी है। ऐसे में भाजपा को लगता है कि जब चारों तरफ से पार्टी गिर रही है, तो क्यों ना 17 लोकसभा सीटों वाले तेलंगाना में जोर लगाया जाए, शायद कुछ हद तक भरपाई हो जाए। पिछली बार 4 सीटें जीतने के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि तेलंगाना में टीआरएस के मौजूदा मुख्यमंत्री को सत्ता से हटा पाना आसान है?
केसीआर एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि तेलंगाना को राज बनाने वाले प्रतीक पुरुष भी हैं। लोग उनमें उस राज की स्थापना करने वाला देवत्व देखते हैं। उनके लंबे संघर्ष का नतीजा है कि तेलंगाना अलग राज्य के रूप में अस्तित्व आ सका। कोई सोच नहीं सकता था तेलंगाना राज्य बनेगा। और केसीआर को जानने वाले लोग बताते हैं कि जब तेलंगाना की बात करते थे लोग, तेलंगाना के लिए केसीआर रुकते थे लोगों से बात करने के लिए, लोग भाग जाते थे कहीं चंद्रबाबू नायडू को पता ना चल जाए। लेकिन गजब की ऊर्जा, गजब की मेहनती इंसान है केसीआर, और उन्होंने तेलंगाना राज्य बना ही लिया। वो दिन आपको याद होगा, अगर आप थोड़ा सा भी राजनीति में रुचि रखते हैं, वो दिन कोई भूल नहीं सकता जब दिल्ली के आंध्र भवन में अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना केसीआर ने अलग तेलंगाना राज्य के गठन के मुद्दे पर एक लंबा आमरण अनशन कर डाला। उनके अनशन ने यूपीए सरकार को हिला दिया था। डॉक्टरों की माने तो इस अनशन के कारण उनकी जान पर बनाई थी। लोग कह रहे थे अनशन चला तो उनकी शायद जान बच नहीं पाएगी, लेकिन केसीआर अड़े रहे और अंततः कई दशकों के संघर्ष के बाद तेलंगाना राज्य विधेयक संसद में पारित हुआ। ऐसे में स्वाभाविक है जनता संघर्षों को सलाम करती है। केसीआर की दूसरी बड़ी खासियत है कि उन्होंने राज्य में सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना, जो अब नीतीश जो प्रयोग बिहार में करने जा रहे हैं, वो तेलंगाना में केसीआर ने करा लिया। भले उसको सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन सत्ता में होने की वजह से राज्य के हर एक परिवार और आर्थिक स्थिति का एक बहुत भरोसे वाला डाटाबेस केसीआर के पास मौजूद है, जिसकी एक्सेसिबिलिटी किसी भी दूसरे दल के पास नहीं है। यही कारण है कि उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं लाभार्थी योजनाओं में, उसमें बिल्कुल झोल, कहते हैं ना, झोल ना के बराबर होता है। और इसी वजह से तमाम सामाजिक समीकरण से अलग हटकर एक बेहद मजबूत लाभार्थी वोट भी उनके पास है। केसीआर को घेर पाने में बीजेपी की विफलता के कारण और है, वो कारण है उनका पूजा पाठ या अनुष्ठान में लगातार रुचि लेते रहना। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपने केसीआर की जितनी भी फुटेज देखी होंगी, उसमें से बहुत फुटेज में वो पूजा पाठ हवन करते हुए दिखाई दे होंगे। लिहाजा हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी तेलंगाना में खाली हाथ नजर आती है। केसीआर के व्यक्तित्व के कारण हिंदुत्व वहां मुद्दा बन ही नहीं पाता। आखिर वहां किसको हिंदू विरोधी बनाकर घेरेगी भाजपा। और गजब का हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं केसीआर। 1800 करोड़ का एक मंदिर बनाया है केसीआर ने, और मुझे लगता है साउथ के बहुत बड़े से बड़े मंदिर जो है, अगर आप वहाँ जाएंगे और तेलंगाना में जो ये मंदिर बना है नरसिंह भगवान का, आप देख के हैरान हो जाएंगे। पूरे मंदिर में एक भी कहीं आपको सीमेंट नज़र नहीं आएगा। मतलब वो जो मिट्टी का मंदिर हो सकता है ना, वो उससे पूरा तैयार किया, कहीं ईंट नहीं, मिट्टी नहीं, मतलब कोई पॉल्यूशन का मतलब नहीं। प्राकृतिक तरीके से 1800 करोड़ का मंदिर बना के खड़ा कर दिया, और पूरा सरकार ने मंदिर बनाया। और इस मंदिर की जो स्थितियां हैं, आसपास की स्थितियां, वो बिल्कुल बिल्कुल अद्भुत है। मतलब इतनी जल्दी सरकार ने बना के मंदिर खड़ा किया, उस मंदिर में अलौकिक, और तेलंगाना का वो जो लोग जा रहे हैं वो वहाँ देखने जा रहे हैं। इसके अलावा केसीआर की राजनीतिक सूझबूझ भी बीजेपी को मुसीबत में डालती रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 2014 में तेलंगाना का पहला विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ हुआ। इस लिहाज से तेलंगाना का अगला विधानसभा चुनाव 2019 में होना चाहिए था, लेकिन केसीआर को आशंका थी कि मैनेज मीडिया और बीजेपी की ताकत इसे मोदी में बनाकर राज्य की जनता को कंफ्यूज कर सकती है। लिहाजा उन्होंने कई महीने पहले अचानक कैबिनेट बैठक बुलाई और कैबिनेट बैठक में कहा कि हम विधानसभा भंग कर रहे हैं। किसी को अंदाजा नहीं था, केसीआर के अलावा किसी को नहीं पता था ये प्रस्ताव पास होने जा रहा है। केसीआर ने विधानसभा भंग करी, और हैरानी की बात कि सुबह 10 बजे उन्होंने विधानसभा भंग करी, और 3 बजे उन्होंने सभी पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर भी कर दिए, और 5 बजे मीटिंग बुला के कैंडिडेट से कहा आप अब हैदराबाद में नहीं दिखेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में चले जाएंगे। विधानसभा भंग करके उनका रणनीति थी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो नहीं पाए। लिहाजा हुआ कि दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ तेलंगाना का भी विधानसभा चुनाव कराना पड़ गया। इस बार भी तेलंगाना में बड़ी चर्चा है कि नरेंद्र मोदी अपने चेहरे पर बीजेपी शासित पुराने राज्यों को जीतने के लिए दिसंबर 2023 में ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के साथ लोकसभा चुनाव करा सकते हैं। इसी वजह से कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि केसीआर एक बार फिर समय से 6-7 महीने पहले विधानसभा भंग करके अप्रैल 2023 में विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ कर सकते हैं। मतलब तू डाल डाल मैं पात पात। मौजूदा समय में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या वाकई बीजेपी की राजनीतिक हैसियत तेलंगाना में इतनी हो गई कि वो सत्ता में आने का सपना देख सके। इस मुद्दे पर मैंने तेलंगाना के कई सीनियर जर्नलिस्ट से बात करी। मैंने कहा कोशिश करूं कि समझूं वहाँ के हालात क्या हैं।
तो लगभग सबने बताया कि राज्य में बीजेपी अभी राजनीतिक रूप से तीसरे नंबर की ताकत है और फिलहाल उसकी कोशिश यह है वो किसी भी तरह कांग्रेस को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच जाए। लेकिन कांग्रेस पर अटैक नहीं करना उसकी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि फिलहाल बीजेपी हैदराबाद शहर में ही दिखती है, जहां आसपास की अगर सीटें मिला लें तो 20% यानी 2 दर्जन विधानसभा सीटें हैं। इस शहर में अल्पसंख्यक वोट काफ़ी है जो बड़ी तादाद में ओबीसी के साथ है। ओबीसी वहां पे 6-7 सीटें जीतते भी हैं। अब बीजेपी कांग्रेस पर अटैक करती है तो हैदराबाद के मुस्लिम वोटर बीजेपी को हराने के नाम पर अगर कांग्रेस के साथ चले गए, शहर में कांग्रेस का आधार है, ऐसे में मुस्लिम कांग्रेस खड़े हो गए तो हैदराबाद में भी बीजेपी का मामला गड़बड़ा जाएगा, पैर उखड़ जाएगा। इसके साथ ही पूरे देश में एक समस्या यह भी पैदा हो जाएगी कि संदेश खराब चले जाएंगे और वो बीजेपी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि बीजेपी को कथित तौर पर फायदा इससे होता हुआ नजर नहीं आएगा। हैदराबाद बहुत टिपिकल है तो बीजेपी के लिए ये परेशानी की बात होगी, क्योंकि वहां पे ओबीसी का मजबूत होना भी बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। पूरे देश में ये मैसेज आता है बीजेपी का कि भाई हैदराबाद बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा हैदराबाद के निकाय चुनाव में योगी तक चुनाव प्रचार करने गए, तो छोटा सा लोकल बॉडी का चुनाव था, अमित शाह योगी सब गए थे। तो बड़ी बात यह है कि बीजेपी करेगी तो करेगी क्या वहां पे। असल में बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला ओवैसी ब्रांड भी वहां पे मौजूद है। अगर वो कांग्रेस शहर में मजबूत होगी तो ओवैसी का वोट बैंक अपने घर में पिट जाएगा, और जब ब्रांड अपने ही घर में पिट जाए तो भला वो फिर देश में उसकी क्या उपयोगिता रह जाएगी। और ओवैसी अगर पिटेंगे तो बीजेपी के लिए परेशानी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ओवैसी बहुत जगह मदद करते हैं बीजेपी को। भाजपा की दूसरी परेशानी यह है कि जिस रेड्डी वोटर के लिए वह जोर लगा रही है, इसी मकसद से जी किशन रेड्डी को ब्रांड बनाया है। रेड्डी समुदाय के बीच उनकी यूएसपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रेड्डी के सामने कुछ भी रही है, लेकिन जिन कापू वोटर्स के लिए वो लक्ष्मण को संसदीय वोट में जगह दी गई है, उस कापू समुदाय का रुझान भी अब केसीआर की पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की ओर से ही है। इसके अलावा रेड्डी और कापू राज्य में स्वाभाविक राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं, इसलिए दोनों को एक साथ साधने की रणनीति में भी भाजपा बुरी तरह विफल है। एक रोचक बात और बताता हूं, पोल स्टेंट प्रशांत किशोर भी केसीआर के लिए पर्दे के पीछे से काम करते हुए बता रहे हैं। वहीं आईपैक में पीके का दाहिना हाथ जाने माने वाले एक शख्स, नाम मैं कुछ दिन बाद बताऊंगा आपको, उसका पीके से मनमुटाव के बाद वो आईपैक छोड़कर राज्य में कांग्रेस के लिए दिन रात काम कर रहा है, और कहा जाता है उन्हें राहुल गांधी ने फ्री हैंड दे रखा है। हालांकि अब भी केसीआर की पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे दिखाई दे रही है। चुनाव तक चमत्कार हो जाए अलग बात है, लेकिन भाजपा के नजरिए से देखें तो तीसरे नंबर पर से दूसरे नंबर पर आना उसके लिए तेलंगाना में किसी चमत्कार से कम नहीं है। पूरा जोर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी की चुनाव से पहले कुछ खेल हो जाए, लेकिन केसीआर ने जिस तरह से तेलंगाना में डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा किया है, हैदराबाद में हाईटेक सिटी बन गई है, हाईटेक सिटी में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, लोगों के लिए विकास का मॉडल नजर आता है। तो बीजेपी के लिए बहुत परेशानी है कि वो 4 सीटें भी मैनेज कर पाए कि उसकी पिछली बार थी, या उससे आगे बढ़ पाए। होगा क्या, हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया।